ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? तो आपको बता दें, मनुष्य का दंत सूत्र या डेंटल फार्मूला 2123/2123 होता है। इसका अर्थ होता है, एक ऊपरी या निचले जबड़े की बात करें तो अगर निचले जबड़े की बात करें तो सबसे पहले जो दो दांत होते हैं जिसको आप इंसीजर या कृंतक कहते हैं, इसके बाद एक दांत कैनाइन होता है जो नुकीला होता है। ये निचले जबड़े के दोनों साइड होता है। एक एक दांत जो भोजन को उतरने के लिए सहायक होता है। इसके बाद फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो दो दांत मिलते हैं प्रीमोलर, जिसे अग्र चौड़क कहते हैं। ये चबाने का काम करते हैं। और सबसे अंदर की तरफ तीन दांत जो होते हैं जिसे मोलर या चौड़क कहते हैं। इस प्रकार इस सीरीज में कुल 2, 1, 3, 2, 5 और 3, 8 दांत एक साइड, 8 दांत एक साइड, 16 दांत होते हैं। और निचले जबड़े में 16, ऊपरी जबड़े में 16, कुल 32 दांत होते हैं। और छोटे बच्चों में जिसे दूध के दांत कहते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से सही उत्तर छांटिए। आमाशयी रस में होता है। तो आमाशयी रस में 4 ऑप्शन है, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आमाशयी रस में ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, जठर लाइपेज वसा का पाचन करता है और रेनिन दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। प्रश्न संख्या 3, समुद्री घोड़ा अथवा हिप्पोकैम्पस होता है एक पशु या सरीसृप अथवा मछली या उभयचर होता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा थर्ड। यह एक बोनी फिश होता है और इसके मुंह में गिल्स पाए जाते हैं और गिल्स अपरकुलम या ढक्कन के द्वारा ढका होता है। मादाएं अंडे देती हैं और अपने अंडों को नर की अंडधानी या एग पाउच में रख देती हैं। प्रश्न संख्या 4, हिप्पोपोटामस या दरियाई घोड़ा जीव होता है। एक विलुप्त प्राणी होता है, एक सरीसृप होता है, एक स्तनधारी होता है अथवा एक उभयचर प्राणी होता है? तो इसका आंसर सही होगा, यह एक स्तनधारी जीव होता है जो जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है। इसे उभयचर कहा जा सकता है या उभयचर स्तनधारी होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 5, सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके चोंच में दांत पाए जाते हैं। इनका शरीर केवल पक्षियों के समान होता है। ये अंडज होते हैं या ये सरीसृपों की भांति विषैले होते हैं। तो इसका मुख्य रीज़न होता है कि इनका शरीर पक्षियों के समान होता है और सरीसृपों की भांति इनके चोंच में दांत पाए जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में हम आपको बता दें, यह एक प्राचीन पक्षी था। इसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से प्राप्त हुए, अर्थात जुरासिक काल के समय यह पक्षी था। यह सरीसृपों और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपाद की अंगुलियां व पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था, क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। 6, ऊर्जा का पिरामिड होता है।
पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, सदैव ऊर्ध्वाधर होता है, सदैव प्रतिलोम होता है, कभी उल्टा कभी सीधा होता है, अथवा इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो इसका उत्तर होता है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, सदैव ऊर्ध्वाधर होता है, ऑलवेज अपराइट बनता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों बनता है? क्योंकि सबसे अधिक एनर्जी प्रोड्यूसर या उत्पादक सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना करके सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब इनको खाने वाले जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वो इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण 10% ऊर्जा का ही ये प्रयोग कर पाते हैं। अब इन शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले मांसाहारी जंतु इनको खाते हैं, तो शाकाहारी जंतुओं को खाकर ये 10% ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और फिर इन मांसाहारी जंतुओं को जो सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, वो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, वो खाते हैं, तो इस ऊर्जा का 10% ही वो उपयोग कर पाते हैं। इस प्रकार हर स्टेप पे 10% ऊर्जा का ह्रास होता है और सबसे ऊपरी लेवल पर ऊर्जा जो पहुंचती है वो कम होती है। यही कारण है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, मोती उत्पादन करने वाला भारतीय प्रजाति का सीप होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पिंकटडा इंडिका, ओस्टिया इंडिका, ओस्टिया वल्गेरिस या पिंकटडा वल्गेरिस। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, पिंकटडा वल्गेरिस। यह भारतीय सीप की प्रजाति है जिससे मोती प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव का हृदय होता है। द हार्ट ऑफ ह्यूमन इज न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, मोनोजेनिक या डायजेनिक। तो इसका सेकेंड ऑप्शन से होगा, मायोजेनिक या पेशीजनक मानव का हृदय होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है यूरिक एसिड, सेकेंड एथिल थायोसाइनेट, थर्ड एलिल आइसोसाइनेट और फोर्थ लिनोसेरिक एसिड। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, एलिल आइसोथायोसाइनेट। इसके कारण ही सरसों के तेल का तीखापन होता है। सरसों के अतिरिक्त मूली में तीखापन का कारण आइसोसाइनेट होता है। मिर्च में तीखापन कैप्सिसिन, लहसुन में गंध एलाइसिन, आलू का हरा रंग सोलेनिन, प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन, गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, अरबी में कनकनाहट कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आयनोस्फीयर अथवा आयनमंडल में, मीजोस्फीयर या मध्यमंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में, ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन गैस क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर जो पृथ्वी के लगभग 35 किलोमीटर ऊपर एक लेयर होती है जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है, जिसके कारण हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। प्रश्न संख्या 11, पैन क्या है? तो पैन परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट को पैन कहते हैं। पैन एक द्वितीयक प्रदूषक है जो ओजोन की तरह अत्यंत घातक होता है। यह नाइट्रोजन के कणों के साथ मिलकर के ये पैन बना लेता है और ओजोन की भांति छोटी छोटी बूंदों के कणों में मिलकर के स्माग या धुंध के रूप में
वायुमंडल में मिल जाता है। प्रश्न संख्या 12, कीटभक्षी पौधे प्रायः उस भूमि पर उगते हैं जहां भूमि में किस पदार्थ की कमी होती है? पानी की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की अथवा कैल्शियम की? तो इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा, नाइट्रोजन की कमी। और जिस स्थान पे दलदली भागों में प्रायः नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ये कीटभक्षी पौधे उगते हैं और कीटों का भक्षण करते हैं और कीटों को अवशोषित करके, उनके पदार्थों को अवशोषित करके नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वायु प्रदूषक गैस है जिससे अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड अर्थात सेकेंड ऑप्शन से होगा। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। पुनः सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से अभिक्रिया करके, पानी से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और यह सल्फ्यूरिक अम्ल जब बारिश के बूंदों के साथ पृथ्वी पर गिरता है तो इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण चर्म रोग हो जाते हैं, पौधों की पत्तियां प्रभावित होती हैं। प्रश्न संख्या 12, मीना-माटा डिजीज का क्या कारण है? तो मीना-माटा डिजीज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसमें प्रदूषित जल में मरकरी की उपस्थिति के कारण मीना-माटा रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति लकवे की तरह के लक्षणों से ग्रसित हो जाता है। यह रोग मछली खाने वाले व्यक्तियों को होता है क्योंकि प्रदूषित जल में फैक्ट्रियों के वाहित मल मिले होते हैं, उसको मछलियां खाती हैं और उन मछली का सेवन करने वाले व्यक्तियों को मीना-माटा रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 13, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला एपीकल्चर मधुमक्खी पालन एकदम सही है, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन सही है, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है, यह गलत है। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी गलत है। वर्मी कल्चर में केंचुआ पालन सही है। प्रश्न संख्या 14, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं समजात अंग, संवृत्ति अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं? इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, संवृत्ति अंग या एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन वे ऑर्गन या अंग होते हैं जिनकी भ्रूणी उत्पत्ति और विकास तथा मौलिक संरचना बहुत भिन्न होती है लेकिन ये समान कार्य करते हैं। जैसे चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो त्वचा के फैलने से बनते हैं, तितली के काइटिन से और पक्षियों के पंख पर फीदर से बने होते हैं। तीनों की संरचना अलग अलग होती है लेकिन ये उड़ने का काम करते हैं। ऐसे अंगों को एनालॉगस ऑर्गन या संवृत्ति अंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, मलेरिया के नियंत्रण हेतु कौन सी मछली प्रयोग की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है रोहू, सेकेंड गम्बूसिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, गम्बूसिया। ये छोटी मछली होती है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, इसलिए मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए इस मछली को तालाबों में डाला जाता है। प्रश्न संख्या 16, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस पाया जाता है सभी कायिक कोशिकाओं में, केवल जनन कोशिकाओं में, युग्मकों में या शुक्राणुओं में? तो इसका ऑप्शन सही होगा, केवल जनन कोशिकाओं में, ओनली जर्मिनल सेल्स, क्योंकि जर्मिनल सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं या अंडाणुओं का निर्माण होता है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन मेंडेलियन बीमारी नहीं है? तो हीमोफीलिया तो ऑलरेडी है, सिस्टिस फाइब्रोसिस भी है, क्राइड यूचैट सिंड्रोम ये नहीं है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी सही होगा, क्राइड यूचैट सिंड्रोम। सिकल सेल एनीमिया भी मेंडेलियन बीमारी होती है।
अगला प्रश्न संख्या 17 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस हार्मोन्स का प्रयोग फलों को पकाने हेतु किया जाता है? विच हार्मोन्स इज यूज्ड फॉर रिपिंग ऑफ फ्रूट्स? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सिन, सेकेंड एथिलीन, थर्ड साइटोकाइनिन और फोर्थ एथिल क्लोराइड। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, एथिलीन। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? तो एथिलीन गैस फलों को पकाने वाली गैस होती है। प्रश्न संख्या 18 पेचिस या डायसेंट्री रोग का कारक एजेंट होता है? तो पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, एकदम सही है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण क्रिया संबंधित है, एकदम सही है। राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण होता है, यहाँ वाष्पोत्सर्जन लिखा हुआ है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 20 पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड स्टार्च, थर्ड फ्रक्टोज, फोर्थ वसा। तो स्टार्च सही होगा, इसका बी ऑप्शन स्टार्च सही होगा। सबसे बड़ी कोशिका होती है, पहला है आरबीसी या लाल रुद्राणु, सेकेंड है न्यूरॉन, थर्ड है स्पर्म और फोर्थ है ऑस्टियोसाइट्स। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही होगा, बी न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। सबसे बड़ी कोशिका आकार में शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अंडा एक कोशिकीय होता है, चूँकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, इसलिए सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 22 गेहूं का दाना व्हीट ग्रेन होता है, फल, सीड, एम्ब्रियो या ग्लूम? तो गेहूं का दाना फल होता है, फ्रूट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 23 भूख का केंद्र बिंदु अवस्थित होता है मेडुला द्वारा, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या सेरिबेलम? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख का महसूस होना प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 जंतुओं के शरीर में रुधिर बैंक होता है, स्प्लीन, हार्ट, लीवर या लंग्स? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, स्प्लीन या तिल्ली। इसे जंतुओं का रुधिर बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब होता है 80 से 120, 80 से 100, 120 से 80 और 100 से 80। इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, रुधिर दाब 120 से 80 पारा होता है। इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।